हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है जेके स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस चैनल में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि उनको जेके एसएसबी, जेके पीएससी और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स टाइमली मिलते रहें। और जिन्होंने मेरी वीडियोस ना देखी हो तो वो प्लेलिस्ट में जाकर जेके एसएसबी के सारे अपडेट्स को जाकर देख सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक इम्पॉर्टेंट मैटर पर है। ये सारे वो एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो है जो कि टीचर एस्पिरेंट्स हैं, जो कि बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इस देश का भविष्य बनाना चाहते हैं। तो ये सब उनके लिए है और ये बाकियों के लिए भी है। अगर एक अच्छा टीचर हमें मिलेगा तभी हमारे बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। अगर उनके बेसिक्स ही मजबूत नहीं होंगे तो वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते। तो आप सब जानते होंगे या हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट्स हों या एस्पिरेंट्स हो जो इस चीज़ को ना जानते हों कि 2018-19 में जब सत्यपाल मलिक हमारे गवर्नर थे तो उनके टाइम एक ऐसा डिसीज़न लिया गया जो कि एक काला कानून की तरह है, जिसमें ये बोला गया कि जितने भी आप सब जानते हैं कि आरईटीज़ टीचर्स होते हैं, रहबरे तालीम टीचर्स, जिन्हें गवर्नमेंट ने सर्व शिक्षा अभियान और अलग अलग स्कीमों के तहत जो था अपॉइंट किया गया था। अब जानते हैं जब हमारे इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत कम था, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ तो उस एक्ट के दौरान ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनने स्टेट्स को ये जिम्मेदारी दी। आप पढ़ते भी हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि अपने सारे नागरिकों को शिक्षा देना। तो स्टेट्स को ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप अपनी स्टेट्स में जो है वो एजुकेशन, जो लिटरेसी रेट को बढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, स्कूल तक पहुंचाओ। तो सबने उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया। मैक्सिमम ये सेंटर फंडिंग के थ्रू ही होता था, जिसमें 90:10 का रेशो था। 90% सेंटर फंडिंग करती थी, 10% स्टेट का होता था। और जो हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है वो तो आपको पता है, वो तो हमेशा खाली कंगाल ही रही, वो तो हमेशा रोती ही रहती है। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई, उसके तहत दूर दराज के गांव में स्कूल्स खोले गए। शहरों में तो स्कूल थे, यहाँ पे तो एजुकेशन का जो लेवल था वो ठीक था। दूर दराज के गांव में जब स्कूल खोले गए तो ये कुछ पावर्स एमएलए को दे दी, कुछ एमपीज को दे दी कि भाई आपका जहाँ मन करे वहाँ स्कूल खोल दो। तो उन्होंने अपने वोट बैंक के चक्कर में एक किलोमीटर्स पर या 2-2 किलोमीटर पर स्कूल खोल दी। और वहीं के जो लोकल बच्चे थे, जो उस वक्त हायर क्वालिफिकेशन थी, चाहे उनकी 10th थी, 12th थी, ग्रेजुएशन थी या जो भी थी, जो हायर क्वालिफाइड होगा उसको वहाँ पे टीचर अपॉइंट कर दिया गया। किस बेसिस पर? मतलब उनको रखा गया कि आप 5 साल जो है कॉन्ट्रैक्चुअल रहेंगे, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। और 5 साल उनको आई थिंक 1500 रुपये पे दिया जाता था। तो धीरे धीरे ये जो हुआ ये एक बहुत बड़े वोट बैंक की राजनीति बन गई। तो जब ये राजनीति बनी, जब बहुत सारे इसमें बच्चे अपॉइंट हो गए, उनकी शादी हो गई, उनके आगे बच्चे हो गए, उन कोई कोई तो इतने गरीब थे कि उनके उनके लिए 1500 रुपये भी एक बहुत बड़ी रकम थी। तो उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारों ने अपने वोट बैंक बनाए। जब वोट बैंक एक बहुत अच्छा, तकरीबन अगर एक परिवार है तो उससे ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही वोट होगा, उस परिवार के 5-6 वोट होते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टियां थीं उन्होंने इसको वोट बैंक में बदल दिया। जब इसको वोट बैंक में बदला तो जब चीज़ वोट बैंक में बदल दी जाती है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो यही हुआ, जब वोट बैंक में तब्दील हुआ तो धीरे धीरे गवर्नमेंट जो थी उनका रवैया ढीला होता गया। जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम लेवल ऑफ एजुकेशन लिटरेसी रेट कर लिया तो उन्होंने स्कीम्स को बंद कर दिया। पर क्या था, स्टेट्स ने बहुत बच्चों को अपॉइंट कर दिया था। अब उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि उन बच्चों को, जैसी स्कीम, अगर हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लगते हैं, जब स्कीम ख़त्म हुई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। तो स्कीम ख़त्म हुई तो बाई लॉ उन बच्चों को छोड़ना चाहिए था स्कूल्स को, और गवर्नमेंट को फ्रेश रिक्रूटमेंट कर कर बच्चों को अपॉइंट करना चाहिए था, जो नया बच्चा था। पर ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया। अब धीरे धीरे जो ये आरईटीज़ थे ये बहुत मजबूत होते गए, इनकी डिमांड्स उठी कि हमको रेगुलराइज किया जाए, हमको जनरल टीचर में जो है वो तब्दील कर दिया जाए। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये हो रही थी, इनको फंडिंग नहीं हो पा रही थी, इनकी पेज नहीं निकल रही थी। पे सरकार कैसे निकालती, क्योंकि 90% तो इनको सेंटर फंड कर रही थी, स्टेट के पास तो कुछ था ही नहीं। स्टेट किस हिसाब से इनको फंड करती, क्योंकि स्कीम बंद हो चुकी थी। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे
रख दिया कि भाई 80-20 का रेशो कर दिया कि 80% हम जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करेंगे टीचर्स की, और 20% जो पोस्ट्स होंगी उनमें हम सीनियरिटी वाइज जो भी आरईटी आता जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज में या जो भी है हम उसको रेगुलराइज करते जाएंगे। पर उससे क्या हुआ, क्योंकि बड़े ज़्यादा आरईटीज एक साथ लगे थे, जब एक साथ लगे तो उनकी फाइलें अटकी रहती थी, पोस्टें 10 खाली होंगी तो आरईटी शो होता था, उस वजह से आरईटीज़ की जो फाइलें थी वो डिपार्टमेंटों में लटकी रही। ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई, इनकी पेज नहीं आने लगी, तो इन्होंने एजिटेशन वगैरह किया, जो भी किया, गवर्नर वगैरह से मिले कि हमको रेगुलराइज किया जाए, हमको ये किया जाए। तो हमारे जो माननीय राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी थे, उन्होंने एक ऐसा काला कानून निकाला जिसमें क्या किया गया कि इनको जनरल लाइन में कन्वर्ट किया। बोला जितनी भी पोस्ट निकलेंगी तो हम आपको ऑब्जर्व कर देंगे, हम आपको जनरल लाइन में ऑब्जर्व करेंगे। जब जनरल लाइन में ये ऑब्जर्व होने लगे तो 15 साल तक जो टीचिंग पोस्ट है वो टोटली ख़त्म हो गई फ्रेंड्स, टोटली ख़त्म हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में टीचिंग करियर टोटली ख़त्म है। बीएड, एमएड, एमफिल, नेट सेट का कोई फ़ायदा नहीं है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि टीचिंग करियर यहाँ पर रखा ही नहीं गया। क्यों? सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा को पार करने के लिए, अपनी वोट बैंक की राजनीति को बचाने के लिए सरकारों ने ऐसा किया। जब ऐसा हुआ तो बच्चों ने, आप जानते हैं, आप भी वीडियोस देखते होंगे, जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर, सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जो भी जम्मू कश्मीर के टीचर एस्पिरेंट्स बच्चे हैं उन्होंने इसका बहुत विरोध किया। और गवर्नर से बात हुई, गवर्नर ने एश्योर किया कि हम जो है वो 80-20 का रेशो ही रखेंगे, जो भी होगा 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी और 20% इनको ऑब्जर्व किया जाएगा पोस्ट में। तो पर बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये जो है ये फुल जो है 100% ये रेगुलराइज जनरल लाइन में होने लगे। तो जब फ्रेंड्स ये जनरल लाइन में रेगुलराइज होंगे आरईटीज, तो टीचर्स की कोई पोस्ट, सरकारी पोस्ट जम्मू कश्मीर में नहीं निकलेगी। जब अब कैसे इनको रेगुलराइज किए जाएंगे? अब कोई टीचर, अब जो ऑलरेडी टीचर है वो लेक्चरर बनेगा, मास्टर बनेगा, तभी तो टीचर की पोस्ट खाली होगी ना, क्योंकि टीचर यहाँ पे एक सबसे एजुकेशन लेवल में सबसे छोटा पायदान है टीचर। तो इन्होंने क्या किया, जैसे लेक्चरशिप में 50-50 का रेशो रखा था, 50 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, 50 प्रमोशन होगी। तो इन्होंने क्या किया, जो हेड मास्टर्स थे उनको लेक्चरशिप में डालते गए, वहाँ से पोस्टें खाली हुई, जो हाई ग्रेड टीचर थे वो मास्टर बनते गए, टीचर की पोस्टें खाली होती गई, आरईटीज आते गए। तो ये जो है जंपिंग का सिस्टम चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, हमारे बच्चों के लिए। अगर हमें अपने जम्मू कश्मीर में अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अच्छे टीचर्स चाहिए, अच्छा नॉलेज चाहिए। आज आप सब जानते हैं कि एजुकेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में उसका लेवल क्या है? ज़ीरो लेवल है, ज़ीरो। एक सरकारी स्कूल का बच्चा ज़ीरो लेवल है। मार्कशीट में तो उसके बहुत कुछ होता है, पर असल में उस बच्चे को कुछ नहीं आता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर ऐसा मैक्सिमम है, आप भी अपने आगे पीछे देखते होंगे। तो इस चीज़ के लिए जो गवर्नमेंट से जो है आप सोशल मीडिया पर मुहिम चलाइए, गवर्नमेंट से अपील कीजिए कि टीचर्स एस्पिरेंट्स को जो है वो काले अंधेरे में मत डालिए, उनको भी जीने दीजिए। आज आप देख रहे हैं हर एक लेवल की पोस्ट निकल रही है, 10th 12th ग्रेजुएट, पर एक टीचर्स जो है वो दूर रह रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पूरा ही सब कुछ पढ़ सकते हैं, सब कुछ हम नहीं पढ़ सकते। कितने हाई क्वालिफाइड एमएड, बीएड, एमफिल, पीएचडी तक बच्चे हैं, पर वो अंदर नहीं है, 10वीं और 12वीं वाले टीचर बने फिर रहे हैं। तो आप इस पर विचार कीजिए, इसको सपोर्ट कीजिए। और अगर आपका कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है, गवर्नमेंट को इस पर जागना होगा, कुछ करना होगा, नहीं तो हमारे बच्चे जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। आने वाली पीढ़ियाँ जम्मू कश्मीर में उनको कुछ नहीं मिलेगा। मैं कोई आरईटीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि आरईटीज़ नहीं होने चाहिए, उनको निकाल दो, पर एक पॉलिसीज़, अगर आरईटीज़ को आप रेगुलराइज कर सकते हो तो फिर आप पीएचई को भी कीजिए, फिर आप इलेक्ट्रिशियन को भी कीजिए, फिर आप रेबरे खेल को भी कीजिए, फिर आप फॉरेस्ट वालों की सबको करो। फिर आरईटीज़ को ही क्यों, उन पे इतनी मेहरबानी क्यों? आरईटीज़ को तो आप एक टीचर को 50-50, 60-60 हज़ार आप पे दे रहे हो। एक फोर्थ क्लास को आपने कितनी पे देनी थी? 14 से 15 हज़ार देनी थी। 14-15 हज़ार महंगा है या 50-60 हज़ार महंगा है? तो प्लीज़ इस पे सोचिए, बच्चों को सपोर्ट कीजिए। जो टीचर एस्पिरेंट्स है, मैक्सिमम जो होती हैं वो गर्ल्स ही टीचर एस्पिरेंट्स होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई जेंडर बाइसनेस की बात कर रहा हूँ, पर मैक्सिमम देखा जाता है।
आजकल बॉयज़ भी बहुत अच्छे जो है जेंट्स भी टीचर्स बन रहे हैं। तो प्लीज़ आप इस पे कुछ सोचिए, इस मुहिम को सपोर्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।